सभी बच्चों को माफ कर देगा। जय हिंद जय भारत। आपको पता है आप फर्स्ट चैप्टर पे हैं और न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं हम। एक्सरसाइज एनसीईआरटी की एक्सरसाइज। आज का जो हमारा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये सीबीएसई बोर्ड में आया था लास्ट ईयर। जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है। लास्ट ईयर आया था। अगर आप इस साल का पेपर उठा के देखेंगे तो भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं जो आए हुए। तो बहुत जरूरी बात हमारे लिए ये है कि हमें एनसीईआरटी की एक्सरसाइज पे ध्यान दें। तो आ जाते हैं, आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो आप सब क्वेश्चन को पढ़ लीजिए जरा अच्छे से, मेरे साथ चलते हैं। कंसिडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 3 इंटू 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम। ये आई कैप दिया है, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो आज ये इस चीज की जरूरत पड़ेगी हमें, थोड़ा सा हमें इमेजिनेशन रखना पड़ेगा थोड़ा सा, एक्स वाई और जेड एक्सिस के बीच में। तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, अलोंग द एक्स एक्सिस। ठीक है, हमने ऐसा मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस के अलोंग में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इतना हमने इमेजिन कर लिया। ठीक है, अच्छी बात है। ओके, वो इसलिए आई कैप दिया है और आई कैप का ज्यादा कोई काम नहीं। व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड? व्हाट इज द फ्लक्स मतलब, फ्लक्स मतलब इस फील्ड से, आपको पता है एक सरफेस है, कितनी सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस सरफेस को क्रॉस कर रही है। 4 कर रही है तो फ्लक्स हो जाएगा 4, 5 कर रही है तो फ्लक्स हो जाएगा 5। तो फ्लक्स आपको निकालना है, लेकिन वो सरफेस क्या है? तो वो सरफेस है, क्योंकि आपको पता है फ्लक्स का मतलब क्या है। एक सरफेस को जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करके जाती है, क्रॉस करके जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है? अलोंग द एक्स एक्सिस। अब एक सरफेस वहां रख रहे हैं, और वो सरफेस क्या है? थ्रू अ स्क्वायर of 10 centimeter on a side whose plane is parallel to YZ plane। अब जबरदस्त चीज है। तो पहला पार्ट करने से पहले तो आपको पता है, आप कुछ बेसिक समझेंगे भैया से। सबसे पहले सॉल्यूशन ले लेते हैं। आपको पता है प्यारे बच्चों, आपको पता है ये आपकी एक्स एक्सिस है, आपको पता है ये आपकी वाई एक्सिस होगी। ठीक है, दिस इज योर एक्स एक्सिस। ठीक है, और इसको आप आई कैप भी बोलते हैं। ये हो गई आपकी वाई एक्सिस, इसको आप जे कैप भी बोलते हैं। और ये हो गई आपकी जेड एक्सिस, जिसको आप के कैप भी बोलते हैं। ठीक है, अब आपसे बोल रहा है, सबसे पहले तो सवाल को धीरे धीरे किया करिए, एकदम से पढ़ेंगे तो बहुत टेंशन हो जाता है बच्चों। कंसिडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 3 इंटू 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम। आई कैप मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अलोंग द एक्स एक्सिस। बना देते हैं, अलोंग द एक्स एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है भैया, बन गई इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या दिया है आपको? 3 इंटू 10⁻³ आई कैप। तो बस आपको बताया था कि एक्स एक्सिस के अलोंग है, इसलिए तो 3 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की आपकी क्या थी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है 3 इंटू 10⁻³ न्यूटन अपॉन कूलम, या न्यूटन पर कूलम। अब हुआ क्या, सवाल बोलता है, पार्ट ए आपको बोलता है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर। आपको पता है फ्लक्स का मतलब जब भी किसी एक सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करती हैं, वही आपका फ्लक्स है। ठीक है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू। अब वो सरफेस क्या है, स्क्वायर है। तो स्क्वायर मत बना देना, आप आगे भी समझना। स्क्वायर हुज प्लेन इज पैरेलल टू वाईजेड प्लेन। जो आपका, आपको पता है वाईजेड प्लेन कहां है आपका, ये है आपका वाईजेड। ठीक है, अब आप अपने स्क्वायर को ऐसे रखना कि इस वाईजेड प्लेन के वो क्या हो जाए, पैरेलल। मतलब कैसे भैया, आइए बताता हूं असाइनमेंट। ये है आपका स्क्वायर। थोड़ी देर के लिए इसको स्क्वायर मान लेते हैं, ये रेक्टेंगल थोड़ा होल्ड कर लेता हूं और इसको मान बना देता हूं स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए इसको हमने मान लिया कि ये हमारा स्क्वायर।
अब ये स्क्वायर जो है ऐसे रखना है आपको कि वाईजेड प्लेन के क्या रहे, पैरेलल। ठीक है, ये जेड प्लेन कहां आ रहा है, ये बाहर आ रहा है, ये आपको पता है, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड। इमेजिनेशन वापस, ये हो गया आपका, आप देखिएगा जरा मन लगा के तो आपको समझ, ये हो गया आपका एक्स। ठीक है, आपको पता है ना, और ये हो गया आपका वाई, और ये हो गया आपका एक तरीके का जेड हो गया। ठीक है, एक्स वाई और जेड, इस तरीके से मैं ऐसे इसको होल्ड कर, अब आपको स्क्वायर कैसे रखना है बच्चों कि वाईजेड प्लेन के हो जाए पैरेलल। तो ये रहा आपका स्क्वायर, सीधे ये वाईजेड प्लेन के पैरेलल ऐसे रख दीजिए, रख दिया। कैसे, ये वाई है, तो सॉरी ये आपका जेड, ये है वाई, ये है एक्स। फिगर में देखिए, ये देखिए इमेजिन, ये है आपका क्या, जेड, ये है आपका एक्स, ये है वाई। तो वाई जेड के पैरेलल, मतलब स्क्वायर आप ऐसे रखेंगे, तभी तो वाई जेड के ये हो जाएगा पैरेलल। ठीक है, तो चलिए स्क्वायर रख देते हैं ऐसे, ये जेड ऐसा बनाया है, एक्चुअली जेड तो आ रहा है बाहर, तो वाई जेड के पैरेलल ये रख दिया हमने स्क्वायर। तो चलिए स्क्वायर रख देते हैं हम। तो अब स्क्वायर आपके सामने, ये हो गया हमारा स्क्वायर का एक साइड। ठीक है, स्क्वायर हमने रख दिया ऐसा। अब आपको निकालना है इसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, मतलब आपको क्या निकालना है, फ्लक्स। ठीक है, तो चलिए पार्ट ए करना स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए, फ्लक्स। आपको पता है इसका फॉर्मूला होता है ई ए कॉस थीटा। सभी को पता है ये आपका स्क्वायर साइड, जो स्क्वायर है उसका साइड आपको कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। तो साइड में मार्क कर लेता हूं 10 सेंटीमीटर, यहां भी 10 सेंटीमीटर, यहां भी 10 सेंटीमीटर, यहां भी 10। ई तो आपको दिया हुआ है, ए कहलाता है एरिया वेक्टर। आपको पता है एरिया वेक्टर हमेशा जो सरफेस है उससे बाहर जाता है, ये एरिया वेक्टर आउटसाइड द सरफेस यही होता है। तो आपका एरिया वेक्टर क्या हो गया, ये हो गया आपका एरिया वेक्टर, लिख देता हूं। तो ये हो गया आपका एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर और आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, क्योंकि एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बाहर की तरफ। तो थीटा ले लेते हैं क्या, 0। तो थीटा हो गया आपका 0 डिग्री। तो चलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई दिया है 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। एरिया ऑफ स्क्वायर सबको पता है, साइड इंटू साइड मतलब ए स्क्वायर। तो लिख लेता हूं यहां पे क्या, साइड इंटू साइड। तो इंटू थीटा क्या है बच्चों, 0 cos 0। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। साइड दिया है 10 सेंटीमीटर, यहां पे भी दिया है 10 सेंटीमीटर, cos 0 होता है 1। अब सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम इंटू 10/100 मीटर्स इंटू, यहाँ पे थोड़ा सा मिटा देता हूँ बच्चों ताकि बायो वाले बच्चे अच्छे से देख ले, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाए अपने अंदर। ठीक है, सॉरी। तो ये भी हो गया आपका 10/100। ठीक है, यूनिट डिराइव करिए। आपको पता है 0 0 0 0 कैंसिल। यहाँ नीचे ऊपर कितने 10 है आपके पास, 3। नीचे कितने 10 है आपके पास, 2। ऊपर 3 है, नीचे 2 है, तो 2 कट गए, तो यहाँ कितना बचा, 1। तो यहाँ आ गया 3 × 10 × न्यूटन अपॉन कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। अब आपको पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होता है, यही होता है, यही यूनिट होता है। ये याद है ना आपको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन अपॉन कूलम। तो हो गया न्यूटन अपॉन कूलम इंटू मीटर। तो 30 × न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन, नहीं आया। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट खत्म।
अब चलते हैं सेकंड पार्ट। कोई डाउट है फर्स्ट पार्ट में किसी को? कोई ऐसा जिसको नहीं समझ आए तो पूछ लो। फर्स्ट पार्ट क्लियर है? तो जो सेकंड पार्ट की बात कर रहा हूं बहुत ही इजी है। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर if the normal to its plane makes an angle of 60 degree with the x axis? मतलब अब सेकंड पार्ट में आपको क्या बोल रहा है, सुनना समझना। बहुत इजी सी चीज है बच्चों। ये एक्स एक्सिस है जो कि आई कैप, ये वाई एक्सिस है जो कि जे कैप, और ये जेड एक्सिस है जो कि के कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अलाउंग है? एक्स एक्सिस के अलाउंग। ठीक है, आपको पता है क्योंकि आई कैप किया हुआ है। ठीक है भैया, स्क्वायर पीस आपका वाईजेड प्लेन के पैरेलल है। ये हो गया आपका स्क्वायर पीस। ठीक है, अब आपको बोल रहा है कि एरिया वेक्टर तो वो ही है। ठीक है भैया, ये हो गया आपका एरिया वेक्टर। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस प्रकार से आ रही हैं कि वो एरिया वेक्टर के साथ एंगल कितना बना रही है? 60 डिग्री। मतलब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस प्रकार से आ रही है। ये हो गई आपकी ई, ये हो गया आपका एरिया वेक्टर। ये एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री। पिछली बार 0 था, इस बार क्या है? 60। इतनी सी तो बात थी। जब आपको थ्योरी बताया था तो भी मैंने ये चीज बताई थी कि ऐसा भी हो सकता। बस अब आप कर लो, बड़ा ही आसान है। तो बी पार्ट पे आ जाओ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई ए कॉस थीटा। आपको पता है ई कितना है? 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। एरिया हो जाएगा साइड इंटू साइड, और कॉस क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। आपका जो वहां आंसर आया था डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, क्योंकि कॉस 60 1/2 होता है। आपस इतनी सी बात, लेकिन फिर भी करा दे। 3 × 10⁻³ न्यूटन अपॉन कूलम, ये हो गया 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 1/2। तो फाई इक्वल्स टू हो गया 3 × 10⁻³ न्यूटन अपॉन कूलम इंटू 10/100 मीटर इंटू 10/100 मीटर इंटू कितना हो गया? 1/2। 0 0 0 0 कैंसिल, यहाँ से 2 0 कट गए। तो आपको पता है 3 इंटू कितना बचा? 10 इंटू न्यूटन अपॉन कूलम इंटू मीटर स्क्वायर इंटू 1/2 टू 5 10। तो आ गया 15 इंटू न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। तो सिंपल सा। अब आप बिलीव करोगे सीबीएसई में ये क्वेश्चन 5 नंबर में। सेकंड पार्ट तो बच्चों बहुत आसान था, अगर आप रीड कर सकते हो। बात हो रही है रीड करो। ठीक है, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस? मतलब एक्स एक्सिस क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉर्मल क्या है? एरिया वेक्टर है या नहीं? एक एरिया वेक्टर ऐसे ही होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी भी आ सकती है। नॉर्मल तो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर। मतलब एरिया वेक्टर वैसे ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई? थोड़ी सी टेढ़ी होकर आ गई, और उनके बीच का एंगल क्या हो गया? 60। नहीं आया? चालू करें अगला पार्ट। होपफुली आपको समझ आया दोनों पार्ट। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन इसके नीचे। बहुत अच्छा है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये भी। पढ़ते हैं। व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द एक्सरसाइज 1.14? मतलब इसी की बात कर रहा है, इसी में नेट फ्लक्स निकालना है। अगर क्यूब रख दिया हमने 20 सेंटीमीटर ओरिएंटेड सो दैट इट्स फेसेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब हमने क्या कर दिया? क्यूब रख दिया, और उसके क्यूब, ये क्यूब था। ये जो क्यूब हमने ऐसे रखा कि उसके फेसेस जो है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस से क्या है? पैरेलल। कैसे रखेंगे भैया? आओ दिखाते हैं भैया। ये हो गई हमारी तीनों एक्सिस। ठीक है, हो गई। हमें क्यूब ऐसे रखना है,
कि उसके फेसेस क्या रहे, पैरेलल, तीनों एक्सेस। ऐसे रखो, तीनों से पैरेलल। ये वाला फेस इससे पैरेलल है, ये वाला फेस इससे पैरेलल है। और आप देख रहे हैं सब फेसेस मतलब समझ रहे हैं, साइड्स। तो आप कैसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे। सब हर एक साइड किसी ना किसी एक्सेस से क्या दिखाई देगा, पैरेलल दिखाई दे रहा है। ये नीचे वाला किसके पैरेलल दिख रहा है, एक्स एक्सिस के। ये वाला, ये वाला फेस इसके पैरेलल कौन है, ये वाला। तो अब इसको रख देते हैं और हमें क्या निकालना है, नेट फ्लक्स। मतलब इस क्यूब के अंदर से जितना फ्लक्स जा, टोटल फ्लक्स। मैं बताऊं जो जीरो आएगा, ये मैं आपसे गारंटी दे। तो चलो देखते हैं, रखते हैं। सबसे पहले तीनों एक्सेस बना दे बच्चों, मन लगाना। अब तीनों एक्सेस और क्यूब कैसे बनाया जाता है। अगर एक क्यूब कभी भी टीचर आपको कोऑर्डिनेट एक्सेस के पैरेलल बोले तो नॉर्मल डायग्राम मत बनाना, ट्रिकी डायग्राम बनाना। कैसे, ये क्या करना, स्क्वायर का एक फेस बनाना, बना दिया। फिर स्क्वायर का अगला फेस लेफ्ट साइड बना, ठीक है भैया, बना दिया। ये बन गया तुम्हारा क्यूब। अब एक्सेस यहीं पे दिख जाएंगे, ये हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस, और ये हो गई जेड एक्सिस। ये बन गया क्यूब। ऐसे ही रखा है, तीनों एक्सिस के क्या है, पैरेलल। आपको लगेगा अबे एक्सिस के ऊपर है, ऊपर नहीं है, ऊपर नहीं है, वो तो 3D चित्र है ना, ये तो 2D बोर्ड है, तो ये ऊपर नहीं है। ये देखो ना, अगर ये तीनों एक्सिस है, ये रख दिया हमने, रख दिया, ऐसे ही रखा है हमने। तो कभी भी अगर आपको कभी क्यूब बनाना है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट मतलब एक्स वाई और जेड के पैरेलल हो, तो क्यूब बनाने की ट्रिक भैया से सीख लो, तो बड़ा अच्छा रहे। ठीक है, तो एक बार और बता दूं आपको, ये बात याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है, मेहनत करिएगा थोड़ा सा। क्या बोलता है, व्हाट इज द नेट फ्लक्स of the uniform electric field of exercise 1.14 through a cube of side 20 centimeter which is parallel to the coordinate axis। ठीक है, ओरिएंटेड का मतलब ऐसे रखा गया, 20 सेंटीमीटर का क्यूब ऐसे रखा। तो भैया पहले क्या एक्स वाई जेड एक्सेस बना ले, नहीं, पॉइंट टू बी नोटेड, कहीं पे स्टार बना के नोट कर लेना। कभी भी अगर आप क्यूब प्लेस कर रहे हो कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल, व्हेनेवर यू आर प्लेसिंग अ क्यूब व्हिच इज पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो ट्रिक से पहले क्यूब बनाना, फिर कोऑर्डिनेट एक्सिस अपने आप बन जाए। कैसे भैया, ट्रिक से पहले स्क्वायर का एक फेस बनाना, ठीक है भैया, फिर स्क्वायर का एक और फेस कहां बनाना, लेफ्ट हैंड साइड, फिर सबको क्या कर देना, ज्वाइन कर दे, ठीक है भैया। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस बना ले, यहीं पे मिल जाएंगी, देखो ये हो गया ओरिजिन, ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस, प्यारे बच्चों, ये हो गई आपकी वाई एक्सिस, हो गया आई कैप, ये हो गया जे कैप, और ये हो गई जेड एक्सिस जो कि है। अब फ्लक्स निकाल, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस, तो चलो बना लेते। ठीक है, अब ध्यान देंगे, हमें नेट फ्लक्स निकालना। सबसे पहले आप नेट फ्लक्स मतलब सारे फेसेस का फ्लक्स, ठीक है, मन लगा के निकालिएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले कौन से फेस का निकालते हैं भैया, इस वाले फेस का नाम दे देते हैं, ए बी सी डी। तो निकालते हैं, नेट फ्लक्स जीरो आएगा, क्यों, यहां से इलेक्ट्रिक लाइन्स आ रही हैं, यहां से निकल जा रही है, जीरो आएगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आप निकाल फ्लक्स कौन से फेस का, ए बी सी डी। फॉर्मूला क्या होता है, ई ए कॉस थीटा, फ्लक्स ए बी सी डी। अभी मैं ई की वैल्यू नहीं डाल रहा हूं, ए की वैल्यू नहीं डाल रहा हूं, आखिरी में डालू। ओके, अब आपको पता है एरिया वेक्टर कहां रहेगा, बाहर, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी हैं बाहर, एरिया वेक्टर बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर। बताइए थीटा क्या हो जाएगा, हाँ, क्यों,
एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में, पूछना पड़ेगा तुमसे। तो थीटा हो जाएगा 0 डिग्री, तो आ गया cos 0। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एबीसीडी आ गया, cos 0 कितना होता है 1, तो आ गया EA। अभी हमें नेट निकालना, नेट मतलब टोटल। अब इसके ऑपोजिट वाले फेस का निकाल लेती, मतलब मैं इसकी बात करूं, मतलब POST ले लेता हूं, तो निकालते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू POST। फॉर्मूला क्या होता है, EA cos थीटा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू POST, E अभी वैल्यू A को छोड़ देते हैं, cos थीटा। अब हमको पता है ये पीछे वाले फेस का एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, ये वाले फेस एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है अंदर, एरिया वेक्टर है बाहर, तो थीटा कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री। तो cos 1, cos 180 -1 होता, तो POST का आ गया EA इंटू -1, तो आ गया आपका कितना बन गया -EA। बना देते हैं बॉक्स, इक्वेशन नंबर दो फेस का हो गया। अब आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अलाउंग ये ऐसे, तो ये वाला फेस और ये वाला फेस में तो होगा ही नहीं फ्लक्स, ये और इसमें तो होगा ही, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी जा रही है, ऐसी जाके ऐसी निकल रही है, ऐसी जाके ऐसी निकल रही है। तो ये जो ऑपोजिट वाले फेस है, एक मेरी तरफ एक आपकी तरफ, इनकी तो बात ही मत, ऊपर होगा। अब ऊपर वाले फेस का निकालते हैं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अब किसका निकाल रहे हैं बच्चों, ऊपर वाले फेस का, TDCS। TDCS क्या हो जाएगा, EA cos थीटा। तो TDCS, इसका एरिया वेक्टर क्या रहेगा बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी और एरिया फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, मतलब दोनों के बीच का एंगल हो गया 9, तो थीटा हो गया, तो आ गया EA cos 9। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू TDCS आ गया 0। अब नीचे वाले फेस का निकलते, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू PABO, PABO निकाल दो, फॉर्मूला क्या हो जाएगा EA cos थीटा। हाथ ऊपर, थीटा बता दें क्या होगा, बताइए 90। वेरी गुड, क्योंकि एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी जा रही है, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, दोनों के बीच का एंगल हो गया 90, तो हो जाएगा PABO, EA क्या हो गया cos 90। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स PABO आ गया 0। तो नेट फ्लक्स निकाल लेते हैं, नेट मतलब क्या होता है टोटल फ्लक्स। चलो, तो फ्लक्स नेट equals to flux of ABCD plus flux of POST plus flux of PDCS plus flux of PABO। तो नेट फ्लक्स आ गया कितना भैया EA, ये हो गया -CA प्लस 0 प्लस, मैंने आपको पहले ही बताया था, कॉमन की जब अपन ने थ्योरी करी थी तभी बताया था, जितना फ्लक्स यहां से निकल रहा है उतना जा रहा है उतना ही बाहर आ रहा है, तो भैया आपको पता है नेट तो 0 आना है। दिस कम्स फॉर 5 मार्क्स, 2 पार्ट्स, यही आया था CBSE में 2 पार्ट्स में, 5 नंबर का क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन था। होपफुली इसको समझ आया, हाथ कर लें आप लोग। चलते हैं अगले, चलिए हाथ से लिखा है मैंने क्वेश्चन, क्योंकि वो मेरे पास स्क्रीन पे था नहीं। जबरदस्त क्वेश्चन है 1.16 एनसीईआरटी का। जैसे क्वेश्चन में लिखा है केयरफुल, केयरफुल मींस आपको उसने पहले एक हिंट दिया है यार, ध्यान से पढ़ना। उसने बोला है केयरफुल, बी केयरफुल, बी केयरफुल इन रीडिंग द क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, आपको बहुत केयरफुल होकर सवाल पढ़ना है, बहुत ध्यान से। सवालों में कहीं ना कुछ चीज छुपी है। बोलता है carefully measurement of electric field at the surface of a black box। बोलता है ब्लैक बॉक्स है, उसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, पास कर रही है, इंडिकेट्स नेट आउटवर्ड फ्लक्स, मतलब उसके सरफेस से नेट आउटवर्ड फ्लक्स, मतलब फ्लक्स का मतलब कोई टेंशन नहीं है, फ्लक्स का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो एक सरफेस के आर पार निकल रही हैं। फ्लक्स का मतलब और कुछ नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो एक सरफेस के आर पार निकल रही हैं। यहां पे वो कहां जा रही है भैया, आउटवर्ड, नेट आउटवर्ड फ्लक्स, ठीक है। वो नेट आउटवर्ड फ्लक्स जो निकल रहा है कितना दिया है 8.0 इंटू 10 टू द पावर
3 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। तो अब हमें, क्योंकि ब्लैक बॉक्स है, हमें कोई शेप तो पता नहीं, हम कुछ भी लिख ले। क्यूब व्यूब होता तो हम क्यूब बना ले। अभी तो भैया बोला है ब्लैक बॉक्स है, हमने भी एक ब्लैक बॉक्स बना लिया भैया, ये बन गया हमारा। ठीक है भैया, बन गया। अब बोलता है नेट आउटवर्ड फ्लक्स, नेट आउटवर्ड फ्लक्स, आउटवर्ड फ्लक्स, आउटवर्ड फ्लक्स, आउटवर्ड फ्लक्स, आउटवर्ड 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 आउट। वो हमको नेट आउटवर्ड फ्लक्स क्वेश्चन में दिया हुआ है। नेट, नेट मतलब बच्चों टोटल, जहां पूरा जो निकल रहा है वो हमको दिया हुआ है 8 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। तो 8 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। अब वो हमसे बोलता है, ठीक है भैया, व्हाट इज द चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द बॉक्स, बॉक्स के अंदर क्या कितने चार्ज। ठीक है भैया, चार्ज आपको पता है, चार्ज 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 निकालना है। ठीक है भैया, लगाते, हमें पता है फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई ए कॉस थीटा, लेकिन इससे हम निकाल नहीं सकते क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी। तो फ्लक्स का एक और फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये भी फ्लक्स का फॉर्मूला होता है जो कूलम्स लॉ से डिराइव। तो ये लगाते हैं क्योंकि इसमें चार्ज, कॉपी कर लेते, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो याद रखना फ्लक्स का एक फॉर्मूला नहीं है, फ्लक्स के दो फॉर्मूले, फ्लक्स का ई ए कॉस थीटा भी है और फ्लक्स का क्यू अपॉन एप्सिलॉन। फ्लक्स लिखते थे 8 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। क्यू को क्यू, एप्सिलॉन नॉट मतलब एयर में, बोल दीजिए 8.85 इंटू, सब बोलो जरा इकट्ठे फिर से, 8.85 into 10 to the power minus 12. बोलिए बोलिए आगे। 8.8 into 10 to the power minus 12. प्लीज बच्चों कंठस्थ कर लो, आपको नहीं है, आपको नहीं है, कंठस्थ कर लो। अब बच्चों सबको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर ले जाते, तो हो गया 8 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन, सिर्फ कूलम है, इंटू ऊपर गया, बोल दे 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 4। 4 हो गए कैंसिल, हो गए कैंसिल, एक कूलम से एक कूलम हो गया कैंसिल। चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम। बचता है आपके पास 8 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 885 अपॉन 1000। क्यों कर दिया, ताकि ये 3 जीरो कट जाए, इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 कूलम। नहीं आया, सॉरी 100। इतना समझ आ गया, कैंसिल कर दो, 2 जीरो कट जाएंगे बच्चों, आपको पता है 1 10 बचेगा। तो क्या बचा 8 इंटू 10 इंटू 885, आपको पता है 2 जीरो से 3 जीरो में से 2 कट जाए, समझ आ। इनटू क्या बचा 10 टू द पावर माइनस 12 कूलम इक्वल्स टू चार्ज। इनको कर लेते हैं इनटू, तो 885 इनटू कर लेते हैं, 8 5 जा 40, 8 8 से 64 प्लस 4 8 कैरी ओवर, 64 प्लस 6 हो गया 7। तो हो गया कितना 7080। नहीं आया समझ, गलत किया, 64 6 देखो ना, 8 5 जा 40 कैरी ओवर 4, 8 8 जा 64, 64 प्लस 4 68 कैरी ओवर 6, 8 8 जा 64, 64 प्लस 6 कितना हुआ 70। तो बच्चों आ गया, इनको इंटू करके 7080 इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, बेसिस सेम है, पावर्स हो गए ऐड। तो 7080 इंटू 10 टू द पावर डायरेक्टली लिख दो माइनस 11 इक्वल्स टू चार्ज। नहीं आया, तो होपफुली आपको समझ आया। आपको, आप इसको माइक्रो कूलम में भी लिख सकते हो, मतलब आपको पता है 1 माइक्रो कूलम क्या होता है, 10 टू द पावर माइनस 6। अगर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं okay, लेकिन अब इतना दिमाग आपका चलेगा नहीं एग्जाम में, इसलिए बस पार्ट हो गया। केयरफुली पढ़िए करिए, इसलिए मैं बोलता हूं बी केयरफुल, यूनिट्स डिराइव करिए इन सब बातों का। सेकंड पार्ट जबरदस्त है, समझना बच्चों, बहुत जबरदस्त पार्ट है, बहुत जबरदस्त, मेहनत करना, समझना।
बोलता है इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स इज जीरो, जो फ्लक्स निकल रहा है वो जीरो है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर ही नहीं आ रही हो सरफेस। बोलता है नेट आउटवर्ड फ्लक्स है जीरो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सब क्या हो गई, कैंसिल हो गई, जितनी आ रही उतनी जा रही सब कैंसिल हो गई, नेट आउटवर्ड फ्लक्स क्या हो गया, जीरो। ठीक है भैया। तो बोलता है कुड यू कंक्लूड, तो तुम ये सोच रहे हो क्या, देयर वॉज नो चार्ज इन साइड द बॉक्स। अगर नेट आउटवर्ड फ्लक्स जीरो है तो क्या बॉक्स के अंदर कोई चार्ज नहीं है, तुम ऐसा सोच रहे हो। सवाल को समझते हैं, पहले प्लीज सवाल को समझिएगा। ये था आपका ब्लैक बॉक्स। तो बोलता है भैया नेट आउटवर्ड फ्लक्स जीरो हो गया, मतलब ऐसा कुछ हुआ होगा जैसे पिछले क्वेश्चन में हुआ था, नेट आउटवर्ड फ्लक्स जीरो आया था ना, ऐसा ही कुछ हुआ होगा। बोलता है भैया सेकेंड पार्ट में नेट आउटवर्ड फ्लक्स बोलता है जीरो। ठीक है। तो बोलता है तुम क्या ये सोच रहे हो, तुम मुझे बताओ कि क्या अंदर कोई चार्ज नहीं है। अगर नेट आउटवर्ड फ्लक्स जीरो है तो क्या अंदर कोई चार्ज नहीं है। तो बोलोगे यार फ्लक्स का फॉर्मूला होता है मेरा ई ए कॉस थीटा या क्यू अपॉन एप्सिलॉन नो, ये तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं। बोलता है ये जीरो हो गया, ये जीरो क्यों हो गया, यही बोल रहा है ना, ये जीरो हो गया। ये जीरो कभी इसकी वजह से तो नहीं हो सकता। क्यों, क्यों इसकी वजह से क्यों नहीं हो सकता भैया, क्योंकि अगर नीचे जीरो आ गया तो आंसर आ जाएगा नॉट डिफाइंड। इसका आंसर जीरो आया आए, मतलब कौन जीरो हुआ होगा, चार्ज जीरो हुआ होगा। आप देखो ना, ये जीरो हुआ होगा, ये तो हो ही नहीं सकता जीरो, आपको पता। मतलब चार्ज अगर जीरो होगा तो ही नेट जो आपका आउटवर्ड फ्लक्स है वो क्या होगा, जीरो होगा। तो आप बोलोगे नेट फ्लक्स इज जीरो बिकॉज, ठीक है, चार्ज जीरो है। लेकिन चार्ज जीरो नहीं हो सकता। आप बोलोगे बिकॉज हुआ ये होगा कि यहां जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज। जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने नेगेटिव चार्ज होंगे, तो प्लस और माइनस कट के चार्ज क्या हो गया, जीरो। तो आप लिखोगे नेट फ्लक्स इज जीरो बिकॉज इनसाइड द ब्लैक बॉक्स the sum of charges is zero, क्योंकि जो चार्जेस का सम है वो है जीरो। चार्जेस कभी जीरो नहीं हो सकते। चार्जेस कैसे जीरो हो सकते, चार्जेस का सम जीरो हो सकता है। मेरी जेब में 2 रुपए है, ठीक है, मैंने उसको खर्च कर, तब मेरी जेब में 0 रुपए आए ना, आए ना, जीरो बचे। तो कभी जेब में जीरो तो नहीं हो सकता, जेब में क्या हो सकता है, 2 रुपए। कितने पैसे पड़े हैं, अबे जीरो दिखा, जीरो है ही नहीं, जीरो तो कुछ है ही नहीं। तो 2 रुपए, 2 रुपए खर्च करूंगा तो कुछ नहीं बचेगा। इसी प्रकार यहाँ जितने पॉजिटिव होंगे उतने ही नेगेटिव होंगे, तभी तो उनका एल्जेब्रिक सम क्या आ जाएगा, जीरो। तो क्या लिखेंगे, नेट फ्लक्स इज जीरो बिकॉज इनसाइड द फ्लक्स बॉक्स द सम, द एल्जेब्रिक सम, the algebraic sum of all the charges is, क्योंकि इसका आंसर जीरो इसी की वजह से आया हो, लेकिन चार्ज कभी जीरो नहीं हो सकता। चार्ज का एल्जेब्रिक सम जीरो हो सकता। नहीं आया समझ, किस किस को आ गया, समझा सकते हैं पक्का। तो बोलता है भैया फ्लक्स, नेट फ्लक्स आपका जीरो है क्वेश्चन में, तो क्या चार्ज जीरो होगा, तो आप बोलोगे नेट फ्लक्स जीरो है, यस नेट फ्लक्स जीरो है, इसका मतलब चार्ज जीरो नहीं होगा, चार्ज का जो सम होगा वो जीरो। नहीं आया, और जबरदस्त क्वेश्चन था ये, तो असर्शन रीजनिंग में भी आता है। तो आज हमने, अब हमारे 4 क्वेश्चन और बचे, 2 आपको मैं ट्राई करने के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। कल बढ़ते हैं आगे, मार्क नर्मदे जय हिंद जय भारत। थैंक यू।
पेन निकाल लीजिए।